गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 10 आरबीएसई बोर्ड सोशल साइंस में पपुराम तार विद्या विहार सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाकलिया में ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऑनलाइन क्लास आपके लिए विद्यालय पोर्टल पर लागू की गई है, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए इस जुलाई माह में स्कूलें नहीं खुल रही है, इसलिए आपको ऑनलाइन क्लासेस पढ़ाने का अवसर मिल गया है। तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको जो भी वीडियोस भेजे जा रहे हैं, उनमें अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो या अन्य प्रकार से कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आए, तो आप उस वीडियोस की फोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दें। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम अपना जो लेसन है वो शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो लेसन है वो मैं आपको बताऊंगा कि केंद्र सरकार के बारे में, कि केंद्र सरकार कैसे बनती है, सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार किस प्रकार से कार्य करती है। तो जो सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा वो होगा केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के बारे में अगर हमें पढ़ना है तो सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सरकार के बारे में, कि सरकार क्या है, सरकार की क्या परिभाषा है, उसका क्या अर्थ दिया गया है। तो सरकार का अर्थ और परिभाषा। सरकार का अर्थ और परिभाषा। देखिए, सरकार का अर्थ को परिभाषा समझने से पहले हमें एक राज्य के बारे में सोचना पड़ेगा, राज्य के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि राज्य क्या है। अब मैं आपको ये बता दूं कि आपको पुस्तक में कहीं पर भी जो आपको मैं पढ़ा रहा हूं, नागरिक शास्त्र, ये राजनीतिक विज्ञान से संबंधित टॉपिक है, और उसमें कहीं भी आपको देश शब्द नहीं दिखाई देगा, कहीं पर भी ये शब्द आपको नहीं देखने को मिलेगा। केवल इसकी जगह आपको राज्य शब्द ही मिलेगा। वैसे तो राज्य हम एक पर्टिकुलर स्टेट के रूप में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो राज्य शब्द है ये पर्टिकुलर एक देश से रिलेटेड किया गया है, इसलिए इस बात को आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि राज्य है वो एक भावनात्मक अवधारणा है, जिसे ना तो हम देख सकते हैं, ना हम उसे समझ सकते हैं, ना उसे छू सकते हैं। वो एक अमूर्त और अदृश्य अवधारणा है। उस राज्य को मूर्त रूप देने के लिए एक संस्था होती है जिसे हम सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं? सरकार। सरकार को हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, केंद्र सरकार जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, पीएम मोदी, वो हमारी सरकार है। स्टेट में अगर हम देखें, राज्य में सीएम अशोक गहलोत, वो हमारी सरकार है। हम उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसीलिए सरकार एक अमूर्त और अदृश्य संस्था है जो दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस सरकार को मूर्त रूप प्रदान करने के लिए हमें एक संस्था की आवश्यकता होती है, और वही संस्था सरकार कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार मूर्त और दृश्य होती है, और वो सरकार राज्य की जो नीतियां होती है, कानून होता है, उनको क्रियान्वित करती है, नीतियों को क्रियान्वित करती है, कानूनों को लागू करती है और उचित दंड की व्यवस्था करती है। उसे हम कहते हैं सरकार। जिसे गार्डनर ने एक परिभाषा दी, बहुत ही सटीक, कि सरकार क्या चीज है। सरकार राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करती है, उसके जो भी सामान्य हित है उन हितों को लागू करती है, और आम जनता की भलाई का कार्य करती है। तो गार्डनर ने बहुत ही सटीक परिभाषा दी है कि भी सरकार एक अभिकरण है, सरकार एक अभिकरण या एक मशीन है जो क्या कहती है। देखिए, मैं आपको एक परिभाषा बोर्ड में लिख देता हूं और उसी को आप अपने नोटबुक में उतारेंगे। सरकार एक अभिकरण
या मशीन है जो राज्य की नीतियां निर्धारित करती है, सामान्य नियमों को लागू करती है तथा जनता के हित साधन का कार्य करती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस सरकार के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सरकार एक अभिकरण या मशीन है जो राज्य की नीतियां, कानून उनका निर्धारण करती है, सामान्य नियमों को लागू करती है तथा जनता के हित साधन का कार्य करती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि सरकार मशीन की तरह कार्य करती है, एक एजेंट की तरह कार्य करती है जो राज्य की नीतियों को, कि राज्य कैसा होगा, क्या लोकतांत्रिक होगा, राष्ट्रतांत्रिक होगा, गणतंत्रात्मक होगा, ठीक है, एक आज के जो वर्तमान के राज्य उस तरह के कैसा एक राज्य होगा, उस तरह की नीतियों को निर्धारित करने का काम सरकार करती है। तो सरकार के बारे में अगर हम पढ़े तो निश्चित रूप से ये गार्नर की परिभाषा सबसे सटीक परिभाषा को देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि सरकार के कितने अंग हैं, कि सरकार के कितने प्रमुख अंग देखने को मिलते हैं। तो सरकार के जो अंग हैं वो 3 हैं। सरकार के अंग, सरकार के प्रमुख 3 अंग देखने को मिलते हैं। सरकार के 3 अंग होते हैं। नंबर 1, सबसे पहला जो अंग है वो आपके आता है व्यवस्थापिका। सरकार का एक प्रमुख और प्रथम अंग आता है व्यवस्थापिका। दूसरा आपके आता है कार्यपालिका। दूसरा जो प्रमुख अंग है वो है कार्यपालिका। और तीसरा आता है न्यायपालिका। ये सरकार के 3 प्रमुख अंग हैं। इन तीनों प्रमुख अंगों में सबसे पहले आपके व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। ये 100 टाइप क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी परीक्षाओं में कि भाई सरकार के कितने अंग होते हैं, नाम लिखिए। 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाता है। तो निश्चित रूप से आपको बताना पड़ेगा कि सरकार के 3 प्रमुख अंग होते हैं, पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। अगर हम बात करें भारतीय संविधान के माध्यम से, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में भी सरकार के 3 प्रमुख अंगों को अपनाया गया है। और उन 3 प्रमुख अंगों में सबसे पहले व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का वर्णन किया गया। तो आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले सरकार के 3 प्रमुख अंगों में जो पहला है वो है व्यवस्थापिका। इसके बारे में आपको विस्तार जानकारी दी जाएगी। तो सरकार के 3 प्रमुख अंगों में सबसे पहले जो बात आती है वो आपके है व्यवस्थापिका। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में भी व्यवस्थापिका का वर्णन किया गया है। और ये अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद है 79। इस अनुच्छेद में इस व्यवस्थापिका का वर्णन किया गया है कि भारतीय राज्य व्यवस्था में एक व्यवस्थापिका होगी और उस व्यवस्थापिका के 2 सदन होंगे। कितने सदन होंगे? 2 सदन। एक पहला लोकसभा और दूसरा है आपके राज्यसभा। लेकिन पहले विद्यार्थियों ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि व्यवस्थापिका केवल लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर के ही नहीं बनती है, इनमें एक और भी है, वो है हमारे राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों की मिली जुली जो संस्था है उसी संस्था को हम कहते हैं व्यवस्थापिका। और हमारे संविधान में जो मैंने अभी आपको बताया था अनुच्छेद 79, इसमें जो नाम दिया गया व्यवस्थापिका का वो दूसरा नाम है संसद। क्या नाम है? संसद। इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा। तो संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर के ही संसद का निर्माण किया गया। तो हमारी जो भारतीय राज्य व्यवस्था है उस राज्य व्यवस्था में अगर हम देखें तो व्यवस्थापिका सरकार का पहला अंग है और इस व्यवस्थापिका का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर के किया गया, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 79 में विस्तृत रूप से उसका उल्लेख किया गया। तो ये बात आती है व्यवस्थापिका। अब अगर हम बात करें कि ये तो तीनों मिलकर के हो जाते हैं भाई, तो ये लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तो लोकसभा क्या चीज है? लोकसभा का गठन कैसे किया जाता है, इसका निर्वाचन कैसे होता है, इसमें कौन कौन पदाधिकारी होते हैं, इसमें कौन कौन लोग सम्मिलित हो सकते हैं, इसके सदस्य कौन होते हैं, इनका निर्वाचन कैसे होता है, इसका अधिवेशन कैसे बुलाया जाता है, इसके पदाधिकारी कौन होते हैं, उनका क्या कार्य है, ये सारा जो कार्य है वो हम व्यवस्थापिका के जो पहला सदन है लोकसभा, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो आज जो हम बात करते हैं लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा का गठन और उसकी जो कार्य प्रणाली है, उसकी शक्तियां हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहां तक जो चीज अगर मैंने आपको बताई है वो यही है कि तो सरकार क्या है, सरकार का अर्थ और परिभाषा क्या है। इसमें गार्डनर ने परिभाषा दी है कि भी सरकार एक अभिकरणीय मशीन होती है जो राज्य की नीतियों को क्रियान्वित करती है, साथ साथ में कानूनों का निर्माण करती है और जनता के हित साधन का काम करती है। ये परिभाषा अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ये अच्छा कोटेशन बन जाता है। अगर मान लो किसी भी सरकार के बारे में पूछे, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में पूछे या राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पूछे, तो आप सबसे पहले ऊपर गार्डनर की परिभाषा ले सकते हैं, क्योंकि उस गार्डनर की परिभाषा में ये सिद्ध हो जाता है कि सरकार क्या चीज होती है और वो क्या काम करती है। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ जाती है। दूसरी बात ये आती है कि सरकार के अंग कौन से, तो मैंने आपको इस पर बता दिया सरकार के 3 अंग होते हैं। तीनों में सबसे पहला व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा न्यायपालिका। कार्यपालिका में मैंने आपको बता दिया कि कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा इन तीनों को मिलाकर के कार्यपालिका में व्यवस्थापिका। तो व्यवस्थापिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इन तीनों को मिलाकर के हम व्यवस्थापिका का गठन करते हैं। और व्यवस्थापिका में ये व्यवस्थापिका के 2 अभिन्न अंग हैं, जिसमें पहला लोकसभा आता है और दूसरा राज्यसभा। अब हम बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा का गठन या उसकी संरचना, तो देखो लोकसभा का गठन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 पर याद आते हैं सीधा सीधा कि लोकसभा, नाम से पता चलता है लोकसभा यानी लोगों की सभा, सीधा सा अर्थ है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं। अब इसमें क्या पूरे देश की जनता इकट्ठी होती है, हो सकती है, नहीं हो सकती। हालांकि ये पूरे देश का प्रतिनिधित्व करती है। हमारे जैसे यहाँ पर अब ये बात करें कि 1.31 करोड़ जनसंख्या, उस करोड़ जनसंख्या का प्रतिनिधित्व है ये लोकसभा करती है। इस लोकसभा में जो भी उम्मीदवार चुन करके जाते हैं पूरे देश में से चुन करके जाते हैं, पूरे देश में से चुन करके जाते हैं। और दूसरी बात क्या आ गई कि भी ये लोकसभा संसद का देखो प्रथम सदन है, इसे निम्न सदन भी कहते हैं, साथ साथ में ये लोकप्रिय सदन भी है। ये आपको बता दो, देखो ये प्रथम सदन है, इसे निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन, और इसे लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये भी लोगों का सदन है और लोगों के लिए प्रिय है, इसीलिए
इसे लोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। देखो कि इसके जो सदस्य हैं वो सारे के सारे जनता के द्वारा निर्वाचित होकर के आते हैं, इसीलिए ये लोकसभा है, जनता के द्वारा निर्वाचित, जनता के द्वारा निर्वाचित सदस्य, इसलिए इसको लोकप्रिय सदन कहा जाता है या इसे हम लोकसभा जिसे कहते हैं। अगर हम बात करें कि लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी होती है, सबसे पहले बात यही आती है, तो लोकसभा की सदस्य संख्या मैं आपको बता देता हूं। सदस्य संख्या, देखिए लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या सदस्य संख्या 552, कितनी है? 552। अधिकतम सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई है। और अगर हम देखें तो इसमें गोवा, दमन और द्वीप इन तीनों को मिलाकर के देखें तो ये 552 सदस्य संख्या वो निर्धारित है, क्योंकि लगभग 1987 के अंतर्गत में गोवा के आगे, दमन और दीव इन तीनों को मिलाकर के और इसकी सदस्य संख्या 552 निर्धारित की गई। इन 552 में से आपको ये बता दूं कि 530 सदस्य सभी राज्यों के जो लोकसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र है वहां से चुन करके आते हैं। 530 सदस्य लोकसभा क्षेत्र से, लोकसभा क्षेत्र से, और 20 सदस्य संघ शासित क्षेत्र जिसे हम केंद्र शासित प्रदेश भी कहते हैं, संघ शासित क्षेत्र से, और 2 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय जिसे एग्रो इंडियन समुदाय के सदस्य भी कहते हैं, आंग्ल भारतीय समुदाय, भारतीय समुदाय से। तो टोटल मिलाकर के कितने हो जाते हैं? 552। ये लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। तो लोकसभा के जो सदस्य हैं पूरे देश में से चुने जाते हैं। 552 सदस्य संख्या है। 1987 में ये अधिकतम संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें गोवा, दमन और दीव को भी सम्मिलित कर लिया गया। इसके साथ साथ 530 सदस्य समस्त देश के राज्यों के लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है उनमें से चुने जाते हैं। 20 सदस्य है संघ शासित जो प्रदेश है, जिन्हें हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं, उनमें से चुने जाते हैं। और 2 सदस्य राष्ट्रपति है, वो आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को मनोनीत करते हैं। इनका चुनाव नहीं होता है, समुदाय से मनोनीत किया जाता है। ये बात ध्यान रखनी होगी, इनको केवल राष्ट्रपति के माध्यम से ही मनोनीत किया जाता है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो ये इनके लोकसभा की सदस्य संख्या है कि भाई लोकसभा में कितने सदस्य सारे आते हैं। तो आप देखते हो कि हमारे यहाँ पर लोकसभा में जो चुनाव होते हैं प्रत्येक 5 वर्ष बाद में होते हैं। तो प्रत्येक 5 वर्ष में जब सदस्य चुने जाते हैं तो प्रत्येक लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से एक ही सदस्य निर्वाचित होता है। सदस्य तो भले कितने भी हो सकते हैं, हमारे देश में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। केंद्रीय आप देखोगे कि जो सेंट्रल की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, क्षेत्र विशेष की राजनीतिक पार्टियां हैं, एक पार्टी से एक सदस्य खड़ा होता है। तो हमारे यहाँ सैकड़ों पार्टियां, सैकड़ों सदस्य खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो केवल 552 सदस्य ही चुन करके आते हैं और यही लोकसभा की सदस्य संख्या मानी जाती है। अब हजारों उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं लेकिन जीत एक है, इसलिए एक लोकसभा निर्वाचन से एक
सदस्य चुनाव ही हमारे यहाँ पर रखा गया। तो ये लोकसभा का पहला टॉपिक आपके सदस्य संख्या बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। ये 552 कब निर्धारित की गई थी? गोवा, दमन और दीव की, इनको मिलाकर के की गई थी। इसके साथ 530 सदस्य लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आते हैं, 20 सदस्य संघ क्षेत्र से निर्वाचित होकर के आते हैं और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय या एंग्लो इंडियन समुदाय में से मनोनीत किया जाता है। ये है आपके सदस्य संख्या। दूसरा टॉपिक आपके आता है निर्वाचन कि इन सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, यानी चुनाव कैसे होता है। भैया 552 सदस्य तो आ गए, लेकिन इनका चुनाव करता कौन आ रहा है? तो हम देखते हैं, देखो इनका निर्वाचन कैसे होता है। निर्वाचन देखिए, लोकसभा के जो भी सदस्य संख्या है 552 सदस्य, उन सदस्यों का निर्वाचन आपको बता दूं कि इनका चुनाव प्रत्यक्ष विधि के द्वारा किया जाता है। भारतीय जो भी वयस्क मताधिकार मतदाता है, सभी वयस्क मताधिकार का अर्थ यह है कि जिस व्यक्ति ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो वयस्क होता है। और हमारे संविधान के नियमावली के अनुसार वयस्क कोई भी व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित हो, वही व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से अपना मत देकर के और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कर सकता है। तो लोकसभा के सभी जो निर्वाचन क्षेत्र है वो एकल सदस्य माने गए। एकल सदस्य का क्या अर्थ आपको बताते हैं। तो निर्वाचन समझ के मताधिकार जिसे कहते हैं, और मताधिकार होता वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार 18 वर्ष का 18 वर्ष प्राप्त व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में अंकित होना चाहिए, भले वो 40 साल का ही क्यों ना हो गया, अगर मतदाता सूची में उसका नाम अंकित नहीं है तो वो वोट देने का अधिकारी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एकल निर्वाचन क्षेत्र है वो रखा गया। एकल निर्वाचन क्षेत्र का मतलब है कि लोकसभा के 552 निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं, उनमें से 552 में से मतलब केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से केवल एक ही कैंडिडेट, एक ही उम्मीदवार खड़ा हो सकता है। इसे कहते हैं एकल निर्वाचन क्षेत्र। हाँ, पार्टियां अलग अलग हो सकती है। मैंने अभी आपको बताया ना, सेंटर में 6 राजनीतिक पार्टियां हैं और स्टेट में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। उन राजनीतिक पार्टियों में हर राजनीतिक पार्टी अपना अपना उम्मीदवार को खड़ा करेगी, लेकिन उनमें से विजय कौन होगा? एक जो सबसे ज्यादा वोट लेगा वही हमारे यहाँ पर विजय घोषित वो माना जाता है। तो ये वयस्क मताधिकार के आधार पर हमारे यहाँ पर सदस्य संख्या निर्धारित वो की गई। हाँ, अब बात करते हैं सदस्यों की योग्यता कि सदस्यों की क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो ये जो सदस्य चुनकर के आते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तीसरा आपके जो बिंदु है वो है सदस्यों की योग्यता। सदस्यों की योग्यता तो जो भी सदस्य हैं उन सदस्यों की क्या क्या योग्यताएं होगी आपको बता दूं। सबसे पहले कि वो एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक, सबसे पहले ये आती है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद दूसरी जो आपके आती है उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। देखिए, आयु 25 वर्ष। भारत का नागरिक हो, आयु 25 वर्ष हो। तीसरी, वो किसी भी न्यायालय से दिवालिया या पागल घोषित नहीं होना चाहिए। किसी भी न्यायालय से पागल या दिवालिया
दिवालिया घोषित न किया गया हो। किया गया इसके उपरांत अच्छा वो भारत सरकार के चौथी बात है, ये 4 की विशेष योग्यता है, भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो। भारत सरकार के किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न। ये 4 योग्यताएं हैं कि भाई लोकसभा का सदस्य है वो कौन व्यक्ति बन सकता है। कि सबसे पहली बात आती है कि उसका जन्म भारत में होना चाहिए, वो भारत का नागरिक हो, भारत की उसको नागरिकता मिली हुई हो, उसकी आयु 25 वर्ष की होनी चाहिए। कोई भी 25 वर्ष का व्यक्ति लोकसभा सदस्य बनने के लिए अगर कोई भी योग्यता रखता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। तीसरा कि किसी भी न्यायालय से पागल या दिवालिया घोषित किया गया ना हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वास्तव में पागल हो, मानसिक रूप से विकृत हो या फिर दिवालिया में बिल्कुल गंगा निर्धन हो, ऐसा व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता नहीं रखता है। और सबसे बड़ी बात यह कि भारत सरकार के किसी भी लाभ के पद पर न हो, यानी वो किसी भी सरकारी सेवा में न हो, सरकारी सेवा में गवर्नमेंट सर्वे को न हो। अगर ऐसा है तो उसे सरकारी सेवा से त्याग पत्र देकर ही वो लोकसभा की सदस्यता से कर सकता है। तो ये 4 बातें हैं कि सदस्य की योग्यताएं क्या होगी, कौन व्यक्ति लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रख सकता है, कौन व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। तो इन 4 बातों को जो व्यक्ति पूरी करता है वो लोकसभा की सदस्यता बनाए रखने के लिए अपनी योग्यता को दायेदार कर सकता है, वो चुनाव लड़ सकता है, चुनाव में भाग ले सकता है। तो ये बात आती है आपके सदस्यों की योग्यता। इसके बाद हम बात करते हैं इसका कार्यकाल कि भाई लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है। देखो, क्योंकि हमारे यहाँ पर सभी का कार्यकाल लगभग निश्चित किया है। जो भी राजनीतिक संस्थाएं हैं या जो चुनाव उम्मीदवार लड़कर के आते हैं और अपना पद ग्रहण करते हैं, उस दिन से लेकर के उसका कार्यकाल वो कितना माना जाता है। संविधान के अनुसार जितने भी हमारे यहाँ पर राजनीतिक संस्थाएं हैं उन सभी का कार्यकाल 5 वर्ष का माना जाता है। कितने साल का है? 5 साल इनका कार्यकाल है, 5 वर्ष। लेकिन इसकी प्रथम बैठक से लेकर के और 5 साल की पूर्व अवधि से पहले ही राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। यानी कि 5 साल उसका कार्यकाल है और संविधान में भी 5 वर्ष का उल्लेख किया गया है। लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो समय से पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो ये इसका कार्यकाल है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन समय से पूर्व भी राष्ट्रपति महोदय की अनुमति से लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अधिवेशन। अधिवेशन का मतलब है इसकी बैठक क्या होती है, यानी कब कब इसकी बैठक बुलाई जाएगी, सत्र बुलाया जाएगा। तो देखिए, अधिवेशन का यह है कि लोकसभा की प्रथम बैठक राष्ट्रपति महोदय के माध्यम से ही लोकसभा की प्रथम बैठक बुलाई जाती है, वही स्थगित करते हैं। वर्ष में इनकी 2 बैठक होती है, वर्ष में 2 बैठक होती है और इन दोनों बैठकों के बीच में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए। तो इनका अधिवेशन वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार इनका अधिवेशन कराया जाता है, वो भी राष्ट्रपति के नाम से। राष्ट्रपति के नाम से स्थगित भी यही करते हैं और प्रथम और दूसरी बैठक के बीच में प्रथम व दूसरी बैठक के बीच में
6 माह का अंतर होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ये निर्धारित किया। तो संविधान में भी इसी बात को लेकर किया गया कि अधिवेशन है साल में 2 बार होगा। इसके साथ साथ राष्ट्रपति के नाम से इनका अधिवेशन बुलाया जाता है और इन्हीं के नाम से स्थित किया जाता है। पहली और दूसरी बैठक के बीच में लगभग 6 माह का अंतर होना आवश्यक है।